नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आज आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का अंतिम चैप्टर श्रम विभाजन, जो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने मेरी कल्पना का जो भारत है उसके बारे में बताया है कि किस तरह से ये जो एक तरह से उनकी कल्पना थी, वो सोचते थे कि किस तरह से ये श्रम विभाजन होना चाहिए, किस तरह से लोगों को चीजों के बारे में पता होना चाहिए और उसी के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। और अपनी कल्पना के भारत के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका का जो अंतिम चैप्टर हमें यहाँ पर दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और साथ ही यहाँ पर बताया गया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। किस तरह का यहाँ पर वो अपनी कल्पनाओं में अपने इस समाज को बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लेखक के परिचय को, यानी कि लेखक देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पाठ के लेखक जो है उनका परिचय यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के जो लेखक हैं वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो एक बार लेखक परिचय हम यहाँ पर जान लेते हैं, लेखक का जन्म, उनकी मृत्यु, बाकी सब चीजें। तो जीवन परिचय इस तरह से कुछ यहाँ पर है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। पिता का नाम श्री राम जी और माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रामाबाई के साथ हुआ। यानी कि जब 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास की तो उसके बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौद नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा बड़ौद नरेश ली और उसके बाद वो बड़ौद नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए और फिर वहां से लंदन गए। इस तरह से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू की। जब उन्होंने पीएचडी की उसके बाद 1923 में उन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और उसके बाद 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। उस समय पर ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान जो बन रहा था उसका जो प्रारूप तैयार किया जा रहा था उसके सदस्य ये उस समय पर थे। दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ जो रचनाएं हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी या बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से
21 खंडों में प्रकाशित किया है। भारत सरकार ने इनके साहित्य है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। पुस्तकें इनकी हैं, कुछ पुस्तकें इनकी यहाँ पर है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, द कास्टिस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे। देखिए सारे जो इनकी रचनाएं हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो यहाँ पर इनका चैप्टर दिया गया है श्रम विभाजन एंड और जाति प्रथा, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी जितनी भी इनकी पुस्तकें हैं, जितना भी इनका लेख है, जितनी भी सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, वो सब जाति प्रथा पर आधारित है। और देश में जो अनटचेबल्स जैसे लोगों के लिए या बाकी सब लोगों के लिए उस समय पर बहुत ज्यादा एक तरह से लोग करते थे, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने काफी सारी अपनी पुस्तकें लिखी हैं। ये सारी देखिए, हु आर द शूद्रास, ये 1946 में इन्होंने लिखी। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एब्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू विमेन्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और पत्रिका संपादन, इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें पहली थी मूक नायक और दूसरी थी बहिष्कृत भारत और तीसरी थी जनता। तो 3 यहाँ पर पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं कुछ यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, बाबा साहब आधुनिक भारत के चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास, मीमांसक और विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। विदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को जो उनके एक तरह से जितनी भी यहाँ पर सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए उन्हें संघर्ष किया उनके लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे, यानी कि उनको भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति, सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नए अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था, दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार रहेगी। इसीलिए ये स्वतंत्रता अधूरी होगी। तो देखिए, यहाँ पर उनके जितने भी लेख हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं जो एक तरह से अछूतों के लिए या जो भी मजदूर उस समय पर थे, या जो भी एक तरह से लोग, जितने भी लोग या स्त्रियों के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर की और अलग अलग तरह से उन्होंने लोगों को इसको समझाने की कोशिश भी की। तो देखिए, अब यहाँ पर जो पाठ दिया गया है, ये जो पाठ यहाँ पर दिया गया है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। तो देखिए, ये जो अंबेडकर द्वारा विख्यात भाषण, ये जो चैप्टर है आपका, ये जब अंबेडकर ने एक प्रविख्यात भाषण दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्टिस, एनिहिलेशन ऑफ कास्टिस 1936 में। तो ये क्या हुआ था कि ये यहाँ पर ये जो भाषण था, ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरित जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर ये यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए, यह भाषण जाति पात को तोड़कर
मंडल यानी कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि जब वो लाहौर सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो उस समय के लिए उन्होंने अपने इस भाषण को तैयार किया था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यानी कि उस समय पर कोई क्रांतिकारी जो आयोजक थे क्रांतिकारी दृष्टि से और आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं बन पाई और इस कारण ये सम्मेलन स्थगित हो गया और ये भाषण उस समय नहीं पढ़ा जा सका। तो इसीलिए ये भाषण अंबेडकर ने स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके लोगों को वितरित कर दिया। यानी कि ये एक भाषण था और उन्होंने जब ये लाहौर के सम्मेलन में जब वो इसको नहीं पढ़ पाए तो इसीलिए इनको उन्होंने ये एक तरह से लोगों को प्रकाशित कर दिया। तो बिल्कुल यही इसका एक प्रतिपाद्य विषय के रूप में यहाँ पर बताया है। प्रतिपाद्य विषय यह है कि अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन यानी कि लाहौर में जब वार्षिक सम्मेलन हो रहा था जिसका एक तरह से जिसका उद्देश्य था जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति का भेद तोड़ो, ये जो मंडल था लाहौर में इसका वार्षिक एक तरह से सम्मेलन हो रहा था। तो उसके अधीक्षक के रूप में यानी कि उसके अधीक्षक भाषण के रूप में इन्होंने ये तैयार किया था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से जो आयोजक थे उनकी दृष्टि के कारण, सहमति के कारण ये सम्मेलन जो है स्थगित हो गया। सारांश लेखक कहते हैं कि आज के युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य भारत कार्य कुशलता के लिए सम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बताया है इसमें? श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि श्रम विभाजन करना, देखिए ये कहीं भी अगर समाज में रूल रेगुलेशंस नियम बनाने हैं तो एक सभ्य समाज अगर बनाना है तो श्रम विभाजन तो करना ही पड़ेगा, परंतु श्रमिकों एवं विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। परंतु ये जो सभ्यता है यानी कि ये जो श्रम विभाजन है ये श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है। जो भारत की जो जाति प्रथा है ये श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी भी एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा उनको भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसे सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। देखिए श्रम विभाजन होना चाहिए, लेकिन श्रम विभाजन कभी भी जाति पाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले श्रम विभाजन होना चाहिए लोगों की रुचि के आधार पर। देखिए कोई भी मनुष्य उस काम को ज्यादा अच्छे से करेगा जिसमें उसकी रुचि होगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर किसी भी श्रम विभाजन को करते वक्त उस समय पर जाति पाति का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। देखिए सबसे मेन ये है जाति प्रथा का दोष कि इसमें जो मनुष्य होते हैं उनका पेशा
उनके प्रशिक्षण यानी कि उस आधार पर उनको नहीं दिया जाता कि उन्होंने क्या प्रशिक्षण लिया है या उनकी स्वयं की निजी क्षमता कितनी है, और इस चीज पर ना करके ये देखा जाता है कि उसके माता पिता का सामाजिक स्तर क्या है, उसके माता पिता समाज में कौन से लेवल पर स्टैंड करते हैं। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अगर देखिए किसी भी इंसान को अगर ऐसे जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध दिया जाए, देखिए अब के समय में तो शायद ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे कई लोग जो है ग्रामीण उद्योगों में लगे रहते हैं, कुटीर उद्योगों में लगे रहते हैं, तो ये काम केवल उन्हीं का बताकर कि ये काम केवल वही कर सकते हैं, उन्हीं का बताकर कई बार जब ऐसी स्थिति आए कि जो सामाजिक स्तर जो है चेंज हो जाए और चीजें बदल जाए, तकनीकों में परिवर्तन आ जाए, उद्योग धंधों की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाए, तो उस समय पर ये ऐसे लोगों के लिए भूखे मरने की नौबत आ सकती, क्योंकि उनको तो उस काम के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। देखिए ये मुझे लगता है कि अब के टाइम में, आजकल के समय में मुझे लगता है ये जो पंक्ति है ये बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि अब आज के समय में सभी लोग हर तरह के कार्य कर रहे हैं, हर तरह के कामों को कर रहे हैं, और एक तरह से काफी जाति पात का भी भेदभाव जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन ये उस समय की बात है, तो यहाँ पर इस पाठ को लिखा गया है, हमें इसे आगे पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जो जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है वो मनुष्य की इच्छा के आधार पर नहीं होता, और इसमें व्यक्तिगत रुचि भावना का कोई स्थान नहीं होता, यानी कि कोई भी व्यक्तिगत रुचि और भावना इसमें नहीं होती। पूर्व लेख ही इसका आधार होते हैं, यानी कि पहले से जो बताया गया है, पहले से जो लिख दिया गया है वही इसका आधार होता है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर, उसकी शक्ति के आधार पर अगर उसे काम दिया जाए तो शायद वो काम पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम पाठ का यहाँ पर एक तरह से पूरे चैप्टर का सारांश यहाँ पर पढ़ेंगे, पूरे पाठ का सार यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। प्रतिपाद्य इस पाठ में लेखक ने बताया है, देखिए दूसरा यहाँ पर जो इस पाठ का सार है वो हम पढ़ रहे हैं। या तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में तीन तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए। देखिए दो चीजें यहाँ पर बताई है, एक तो कहा है जाति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, और दूसरा यहाँ पर कहा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज, देखिए अभी तक यहाँ पर श्रम विभाजन के विषय में बताया था और जाति प्रथा के विषय में बताया था, अब बता रहे हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो लेखक कहते हैं कि इस पाठ में आदर्श समाज में तीन तत्व अनिवार्य होने चाहिए, समता, स्वतंत्रता व बंधुता। समता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसने लोकतंत्र, सामूहिक जीवन की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को अर्थ तक पहुंचा सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र,
सामूहिक जीवनचर्या की जो एक शक्ति, एक रीति तथा समाज में जो सम्मिलित अनुभव है, उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व पर होगा। लेखक का जो आदर्श होगा वो भारत की समाज की स्वतंत्रता, समाज की समता, समाज में उपस्थित जो भ्रातृत्व है उस पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। देखिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन तुरंत प्रसारित हो जाए, कोई भी परिवर्तन जो आए वो तुरंत प्रसारित हो जाए, तुरंत जो है फैल जाए। ऐसे समाज में सबका कार्यों में भाग होना चाहिए, यानी कि ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अब कार्यों में हिस्सा होना चाहिए, यानी कि हर तरह का एक तरह से उनको भी हक मिलना चाहिए, एक तरह से उनको भी कार्य करने का अधिकार उनका भी होना चाहिए। यही लोकतंत्र है और इसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और अब यहाँ पर लेखक कहते हैं लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति है और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सम्मिलित अनुभव यानी कि समाज में जो भी हर तरह के लोग रहते हैं उनके सम्मिलित अनुभव जो है उनका ये एक तरह से अनुभवों का आदान प्रदान है। आवागमन जीवन व शारीरिक चुनौतियों की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार, सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहता है, यानी कि जब तक किसी भी व्यक्ति को अपने तरीके से, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी एक तरह से अपनी रुचि के आधार पर अपना जो काम है, अपना जो जीवन चर्या है, एक तरह से उसको चुनने की अगर स्वतंत्रता ना हो, अपने तरीके से अपने जीविका उपार्जन करने की उसको स्वतंत्रता ना हो, तो तब तक ये जो उसका स्वतंत्रता का जो अभाव है उसका जीवन दास्ता में जकड़ा रहता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो दास्ता है वो केवल कानूनी नहीं होती, केवल कानून से ही दास्ता नहीं कहलाती। उन्होंने कहा है कि यह वहां भी है जहां कुछ लोग दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जहां लोगों को विवश होना पड़ता है। देखिए दास्ता केवल और केवल कानून नहीं देता, ये दास्ता हर जगह है जहां भी वह कुछ दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार, कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा विवश रहता है, वह भी दास्ता ही कहलाती है। आगे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द केवल सदैव विवादित रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे लगते हैं उसमें समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, जो समानता को नहीं चाहते। जो समता के आलोचक होते हैं वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य जो है वो कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, ये बात जो है सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखती, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। जो समता है वो असंभव है लेकिन नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। जो मनुष्य होता है उसकी क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। अब वो 3 बातें कौन कौन सी है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शारीरिक एवं वंश परंपरा, शारीरिक एवं
वंश परंपरा, और दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी कि मनुष्य अपने कितने प्रयत्न करता है इसको पाने के लिए, समता को पाने के लिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। देखिए शारीरिक और वंश परंपरा से भी मनुष्य अलग अलग होते हैं, सामाजिक उत्तराधिकार भी मनुष्यों के अलग अलग होते हैं और प्रयत्न भी सब मनुष्यों के अपने अपने होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं, परंतु क्या इन तीनों के कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार उचित नहीं है। यानी कि भले ही सभी लोगों की शारीरिक वंश परंपरा अलग होती हो, सामाजिक उत्तराधिकार अलग अलग होता हो और सभी मनुष्यों के अपने प्रयत्न अलग होते हो, फिर भी लोगों के प्रति क्या इन तीन कारणों से हमें असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, यानी कि सबका प्रयत्न अलग अलग था तो उस हिसाब से सब के साथ व्यवहार अलग अलग किया जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए, हर व्यक्ति को एक तरह से ग्रो करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। और लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो उत्तम व्यवहार के मुकाबले हमेशा ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्माण भी संपन्नों को ही करना होगा। यानी कि उत्तम व्यवहार का जो निर्णय है वो भी पहले संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार का समय नहीं होता, क्योंकि एक राजनेता है उसको अनेक व्यक्तियों से मिलना होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार करने का समय उसके पास नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांतों का पालन करता है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व क्षेत्रीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यह मात्र उपाय और मार्ग है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर को पढ़ लिया है और साथ ही पाठ जो एक तरह से सारांश जो है पाठ का वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पर पढ़ लिया है। लेकिन ये जो चैप्टर है काफी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, काफी सारी बातें इसमें और भी बताई गई हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको एक बार आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर को अपनी पाठ्य पुस्तिका से घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। काफी कुछ चीजें, काफी कुछ बातें आपको इसमें समाज से संबंधित पढ़ने को मिलेंगी। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।